आप इस तरह के स्टाम्प पेपर जरूर देखे होइएगा। इसकी जरूरत आपको अपनी लाइफ में कभी ना कभी पड़ी होगी। कभी रेंट एग्रीमेंट के लिए, तो कभी जो है जमीन रजिस्ट्री के लिए, तो कभी देखे होइएगा कहीं कोई पंचायत या समझौता या एग्रीमेंट किसी भी टाइप का होता है तो वहां पे कहता है कि स्टाम्प पेपर पे साइन करके दो। कभी जो है कहता है कि स्टाम्प पेपर पे ये लिख के दो तो विश्वास करूंगा, है ना। तो इस तरह के जब आप पेपर देखते हैं तो आपके मन में पहला सवाल ये आता होगा कि आखिर स्टाम्प पेपर का वैल्यू क्या है ना। इसको जो है कौन इशू करता है। जैसे कि रुपीज को आरबीआई गवर्नर जो है कहता है ना, आरबीआई की तरफ से जो है करेंसी होता है उसको इशू किया जाता है। तो ये स्टाम्प पेपर को इशू कौन करता है, इसका वैल्यू क्यों इतना ज्यादा है और ये सब काम में जरूरत पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लास्ट में समझेंगे कि आखिर जो है जुडिशियल और नॉन जुडिशियल जो स्टाम्प पेपर होता है दोनों का मीनिंग क्या होता है, इसका जरूरत कहाँ पे होती है और आप इसको कहाँ से खरीद सकते हो। और रिसेंटली आप सुने होइएगा एक वेब सीरीज आ रहा है स्टाम्प पेपर स्कैम पे, जहां पे ये बताया जाएगा कि आखिर कैसे जो 2003 में 30,000 करोड़ रुपए के लगभग 30,000 करोड़ रुपए का स्टाम्प पेपर स्कैम हुआ था। तो इस वीडियो में बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको इस जानकारी रखना बेहद जरूरी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। फ्रेंड्स, जैसे करेंसी जो होता है, नोट होता है, हम लोग जो 200 500 रुपए का नोट लेके चलते हैं, 10 50 ये सब चलते हैं, इसको कौन इशू करता है, आरबीआई करता है ना। उसका कुछ वैल्यू होता है। इसी तरह से स्टाम्प पेपर को राजस्व विभाग जो होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वो इशू करता है और जितना का स्टाम्प पेपर रहता है उतने रुपये का वो वैल्यू कैरी करता है। जैसे कि अगर आपके पास जो है, जैसे मेरे पास ये जो है 1000 का स्टाम्प पेपर है, इसका मतलब हुआ अगर हाथ में मेरे पास 2-2 500 के नोट रहता, जितना का वैल्यू नोट का है उतना ही इस पेपर का वैल्यू है, स्टाम्प पेपर का वैल्यू है ना। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, डिफरेंस ये है कि आपके पास अगर नोट रहता है तो उसको आप किसी और के हाथ में जब दे देते हैं तो वो जो है नोट जिसके हाथ में रहता है उसके पास का उतना वैल्यू का, मतलब कि एक तरह से वो वैल्यू कैरी करता है। लेकिन स्टाम्प पेपर में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है स्टाम्प पेपर जो दूसरे आपका स्टाम्प पेपर है, आपके नाम पे अगर इशू हुआ है और दूसरा वो रखेगा तो वो वैल्यू कैरी नहीं करेगा। मतलब कि जैसे पैसे को एक दूसरे को ट्रांसफर किया जा सकता है और जिसके पास रहेगा उसका वैल्यू, ऐसे यहाँ पे नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे होता ये है कि ये वेंडर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है, रजिस्टर्ड वेंडर होता है। अगर आप जाएंगे उस वेंडर के पास, कहेंगे मुझे 500 का या 1000 का या जितने भी 5000 का मुझे स्टाम्प पेपर चाहिए, तो आप उसको उतने रुपये का ही, जैसे जितने रुपये का आपके पास स्टाम्प पेपर की जरूरत है, आपको जरूरत है उतना रुपया आप देंगे, उतने रुपये का वेंडर आपको स्टाम्प पेपर इशू करके देगा और उस स्टाम्प पेपर पे मेंशन रहेगा किस काम के लिए आप ये ले रहे हैं। उसमें वर्क जो है, यूजेज जो है वो मेंशन होगा, किसके लिए इशू हो रहा है उसका नाम मेंशन होगा, उसका एड्रेस मेंशन होगा। और वेंडर क्या करेगा, वेंडर भी ये रिकॉर्ड रजिस्टर को मेंटेन करके रखेगा और जब भी जो है कोई लीगल काम पड़ेगा, कोई ऐसा जरूरत पड़ जाएगा तो वहां पे ये सारा रजिस्टर मंगवा लिया जाता है ना। और ये देखिए, ऐसे समझिए कि ये राजस्व डिपार्टमेंट इसको इशू करता है। मतलब क्या हुआ, टैक्स कलेक्शन जरूर होगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कर रहा है अगर तो यहाँ पे होता क्या है कि सरकार सीधी सी बातें कहती है, आप दो आदमी के बीच जब भी कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है और कोई भी अचल संपत्ति या किसी भी टाइप का जो ट्रांसफर यहाँ पे करते हैं या कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो देखिए आप दोनों लोग तो अपने आप में कर लिए, लेकिन मुझे चाहिए टैक्स। सिंपल सी बात। देखिए टैक्सेशन सिस्टम जो है ना बरसों से चला आ रहा है, राजा महाराजा के समय से चला आ रहा है कि यहाँ पे कर वसूला जाता है, टैक्स वसूला जाता है। तो सोचिए, दो लोग के बीच एग्रीमेंट हुआ तो भी जो वहां पे सरकार को टैक्स चाहिए। अब सरकार को टैक्स चाहिए तो सरकार क्या, दो लोग के बीच एग्रीमेंट हो, यार आकर के यहाँ पे अपने अकाउंट से पैसा जमा करो, नहीं, उसने एक सिस्टम जो है लगा दिया। सिस्टम क्या लगा दिया कि आप स्टाम्प पेपर पे जो है, जो स्टाम्प पेपर इशू हुआ उस समय जो है एक तरह से सरकार के पास पैसा आ गया, एक तरह से नोट हो गया। अब ये पेपर आपको मिलेगा, आप देंगे पैसा, वो पैसा चला जाएगा राजस्व विभाग के पास। एक तरह से ऑलरेडी वेंडर वो खरीद के ले आया है, मतलब वेंडर जो है वहां जमा कर चुका है और उसमें वेंडर का भी कमीशन होता है। ये बात भी जान लीजिए, वो जो आपको जैसे 5000 का स्टाम्प पेपर देता है तो सरकार जो है वेंडर को कमीशन देता है कि आप इस स्टाम्प पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करिए, पब्लिक डायरेक्ट आपके पास आकर के खरीद लेगा। अब
मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको एग्रीमेंट के बारे में बताया, ऐसे ही जमीन, जब जमीन आप जो है एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं तो आपको मालूम है कि ये ट्रांसफर के बीच जो है इसमें ट्रांसफर के लिए टैक्स चाहिए, टैक्स कलेक्शन सरकार को चाहिए, राजस्व चाहिए। तो इसने कहा कि आप जब जमीन ट्रांसफर करेंगे तो कोई ना कोई पेपर पे करेंगे, तो ऐसा करिए स्टाम्प पेपर जो जितना का जरूरत है, जितना का आपको स्टाम्प ड्यूटी लगना है, जमीन के वैल्यूएशन पे जितना परसेंटेज लगना है उतना का आप जो है स्टाम्प ड्यूटी जमा करिए। और स्टाम्प ड्यूटी जमा करते वक्त जो है आप स्टाम्प पेपर का भी इस्तेमाल कर लीजिए, जैसे कि 5000 का स्टाम्प पेपर है, मतलब आपने सरकार को 5000 एज ए स्टाम्प ड्यूटी जमा किया है कि नहीं। अब यहीं पे दो लोगों के बीच कभी एग्रीमेंट होता है, कभी मान लीजिए कोई जो जैसे टावर कोई लगवाता है तो आदमी जो जमीन देता है वो, और टावर लगाने वाली कंपनी आती है, सो इस दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ तो एग्रीमेंट हुआ तो सरकार को चाहिए यहाँ पे भी टैक्स। तो कहता है कि ये जो एग्रीमेंट जो पेपर साइन करिएगा वो स्टाम्प पेपर वाले एग्रीमेंट लाइए, जो है स्टाम्प पेपर पे प्रिंट करिए, एग्रीमेंट आगे करिए, और इस तरह से इनडायरेक्टली रूप से जो है आप दोनों के बीच जो एग्रीमेंट हुआ इसमें जो सरकार को जो टैक्स चाहिए वो टैक्स कलेक्शन सरकार ने कर लिया। तो स्टाम्प पेपर कुछ नहीं है, एक पेपर है, और उस पेपर पे वो करेंसी जितना का चाहिए, जितने का पैसे का चाहिए उतने का जो है, जैसे करेंसी पे प्रिंट होता है ऐसे स्टाम्प पेपर पे प्रिंट हो जाता है। बस डिफरेंस यहाँ पे यही रखिए, नोट में, करेंसी में और स्टाम्प पेपर में यही है कि करेंसी जो है, जो नोट है वो ट्रांसफरेबल होता है, मतलब जिसके पास वो रहेगा वो वैल्यू कैरी करता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा रहता है मैं धारक को और जितना रुपया है उतने का अदा करने का वचन देता हूँ, इस तरह से लिखा रहता है। मतलब जो होल्ड करके रखा हुआ है उसके पास उतना वैल्यू है, उतना का कोई भी वैल्यू का सामान ले सकता है, या सरकार को वो जमा करके उतना वैल्यू का फिर से सरकार से जो है जो भी सामान चाहिए, जो भी सर्विसेज चाहिए वो ले सकता है। लेकिन स्टाम्प पेपर में ऐसा नहीं है, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा रहता है कि मैं धारक को करता हूँ। यहाँ पे जिसके नाम पे स्टाम्प पेपर इशू होता है उसके लिए एक तरह से टैक्स कलेक्शन का तरीका हो गया। चलिए बहुत हो गया, यहाँ पे जो है टैक्स कलेक्शन बार बार मैंने बता दिया। अब एक मुद्दे पे आते हैं, और ये कि आखिर ये जो स्टाम्प पेपर इशू होता है तो एक जुडिशियल एक नॉन जुडिशियल होता है। आप मैक्सिमम टाइम जो है नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर देखे होइएगा, जुडिशियल स्टाम्प पेपर रेयर केस में आप देखे होइएगा, और कहीं जो है केस में देखे होइएगा, कोई लफड़ा में देखे होइएगा, तब जुडिशियल देखे होइएगा। तो दोनों का डिफरेंस क्या होता है समझ लीजिए। कोर्ट फीस आप सुने हैं ना, जब भी केस होता है कहीं पे भी कोई जगह कोर्ट में जाता है, लोग मामला फंसता है, तो वहां पे भी आपको कोर्ट फीस जमा करना पड़ता है। तो कोर्ट फीस का मतलब हो गया कोर्ट परिसर के अंदर जो भी आप जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जमा कर रहे हैं, जो फीस कोर्ट फीस जमा कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में जुडिशियल स्टाम्प पेपर की जरूरत पड़ेगी। ठीक, और जुडिशियल एरिया को छोड़ करके जो कानूनन कोर्ट कचहरी के अंदर जो जरूरत है, कोर्ट फीस की जरूरत है, उसके छोड़ करके जहां पे भी राजस्व कलेक्शन होगा, मतलब टैक्स कलेक्शन होगा, रेवेन्यू कलेक्शन होगा, वहां पे नॉन जुडिशियल लगेगा। यही रीजन है कि कहीं पे भी दो लोगों के बीच एग्रीमेंट में नॉन जुडिशियल लगता है। जमीन खरीद बिक्री करते हैं तो नॉन जुडिशियल लगता है। अगर आप जाते हैं रेंट एग्रीमेंट करने के लिए तो वहां पे भी नॉन जुडिशियल लगता है ना। आप यहाँ तक कि शपथ पत्र बनाने जाते हैं कभी कभी, तो वहां पे भी आपको स्टाम्प पेपर की जरूरत पड़ती है। आपको आई होप समझ में आ गया होगा स्टाम्प पेपर का वैल्यू कितना है। दोस्तों स्टाम्प पेपर स्कैम भी चल रहा है, और बहुत लोगों को स्टाम्प पेपर के नाम पे जो है एक तरह से ठगी भी किया जा रहा है, लोगों के साथ जो है टॉर्चर करके, ब्लैकमेल करके उससे पैसा भी उगाही किया जा रहा है। तो क्या इसके बारे में समझना चाहते हैं? नीचे कमेंट में मेंशन करिए। मिलते हैं फ्रेश अपडेट्स के साथ।